पोटेंशियल कैसे पूरा करेंगे? तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? तो हमें आंदोलन का निर्माण करना पड़ेगा। हमें एक्चुअली आंदोलन करना पड़ेगा दोस्तों। ये लोग जिस तरह से बिजनेस करते हैं आजू-बाजू, उनके तरीके से उनके जैसा बिजनेस करके नहीं चलेगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस। ये पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना अपने आंखों से, क्या परिस्थिति चल रही है आजू-बाजू, क्या परिस्थिति हो रही है हमारे किसानों की। ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमें एक्चुअली आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करना पड़ेगा कि जिसमें जिस गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस म्युनिसिपल वार्ड में कर रहे हैं, वहां के रहने वाले सभी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। हिस्सा बने यानी सिर्फ शामिल ना हो, जो जो मकसद हमारा है, जो लक्ष्य हमारा है, वो उनका भी हो, कि मिलके इस दुनिया का ख्याल रखते हैं। इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। इनफैक्ट आंदोलन करना यानी क्या, मैं आपको बोलता हूं। आंदोलन करना यानी इन लोगों को बताना कि क्या सही है क्या गलत, इनको एजुकेट करना, इनको नॉलेज देना। उनको पता चलना चाहिए कि आज अगर हर दिन कहीं ना कहीं तूफान के साथ बारिश हो रही है, किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल तैयार कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है, तो उसका कारण क्या है बताना पड़ेगा उनको। बताना पड़ेगा कि अगर हमने पेट्रोकेमिकल की कोई भी चीज इस्तेमाल की, वो कहीं ना कहीं कचरा होके कहीं ना कहीं जाके पानी को, जमीन को, हवा को वो प्रदूषित कर रही। लोगों को समझाना होगा, एजुकेट होना, ध्यान देना पड़ेगा। यही तरीका है, और यही तरीका है। आई मीन यही वो चीज है जो हमारे भगवान, जिनको हम भगवान समझते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन लोगों ने भी की। उन्होंने भी पूरी अपनी जिंदगी लोगों को सही क्या है गलत क्या है इसकी शिक्षा दी, पूरी जिंदगी उसके लिए दी। उनसे ही प्रेरणा लेके ये काम हमें अपने लोगों के लिए करना है। दोस्तों, हमें अपने इस माँ को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार करना है। वो आंदोलन की जिसकी वजह से फिर ये आने वाले कुछ साल में हम ये पूरे संकट को अपने कंट्रोल में लेके आए। और ये जब ये आंदोलन करेंगे तो हमारा मिशन क्या होगा, ये आंदोलन जब करेंगे तो किस चीज, क्या लक्ष्य हमारा होगा, जिस लक्ष्य के लिए, जिस चीज के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, तो वो है 5E, 5E। पहला ई इसमें क्या है? तो पहला ई है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण का ख्याल रखना, पर्यावरण का संवर्धन करना। क्या है पर्यावरण? सिंपल चीज में मैं आपको बोलता हूं कि हमारे दुनिया में करोड़ों जीव रहते हैं, मनुष्य भी एक जीव है। वैसे करोड़ों जीव है जो पिछले 350 करोड़ साल से इस दुनिया में रह रहे हैं। ऐसे जीव जो, और इस जीव में वनस्पति है, प्राणी है, सूक्ष्म जीव है। ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, इन सभी जीवों की जो अलग अलग जरूरतें हैं, वो जरूरतें हमारी धरती माँ पूरी करती है। और कैसे? अखंड, अक्षय, हमेशा वो तैयार होती है। यानी हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार वो हमारे सामने आती है, हमारे सामने आती है। तो ये जो चक्र है, ये जो परिस्थिति, ये जो व्यवस्था माँ ने तैयार की है, अभी इस धरती के ऊपर हमारे, हमें तो सिर्फ 2 लाख साल हो गए, करोड़ों साल से व्यवस्था है कि आपको जिंदा रहने के लिए जो चाहिए ना, मैं आपको बार बार दूंगी। इस व्यवस्था को ही पर्यावरण कहते हैं। और हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे कुकर्मों के वजह से इस व्यवस्था को हम लोग बिगाड़ रहे हैं, तो पहले इस व्यवस्था को अच्छा करें, इस व्यवस्था को रखना, कायम रखना, ताकि हम हजारों साल, लाखों साल आगे भी ये दुनिया चलती रहे। और इसके लिए पहला काम क्या करेंगे हम अपने गांव में और शहरों में? तो हम चालू करेंगे पहला कैंपेन, वो है कचरा मुक्त गांव, कचरा मुक्त शहर। कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी कचरा, जो कचरा आज की तारीख में डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को खराब कर रहा है। हम इस तरह से हमें काम करेंगे कि हर तरह के कचरे का पुनर्वापर हो, रिसाइकलिंग हो। और इसकी शुरुआत हम अपने गांव से और शहरों से और म्युनिसिपल वार्ड से करेंगे। और इसके लिए एक काम हमें करना पड़ेगा कि हर घर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर कचरा मुक्त गांव करना है, अगर कचरा मुक्त शहर करना है, तो दुनिया, तो कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था ये काम नहीं कर सकती जब तक हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिवार, हर कोई परिवार जिसमें जब तक शामिल नहीं होता, तब तक ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हमें हर उस जगह को अपने साथ शामिल करना होगा जहां से कचरा तैयार होता है। हर एक घर जो हमारे गांव में और शहरों में है, उसके साथ हर तरह का ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट कार्यालय हो, उससे ले उसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लेसेस, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हर कोई चीज
जहां कचरा तैयार होता है, उसने कंपलसरी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और क्या होगा पार्टिसिपेट करने के बाद, क्या करेंगे? तो दोस्तों ये जो कचरा तैयार होगा ना, इस कचरे को घर पे ही हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, उसके बिना कोई तरीका नहीं है। हम सब मिलके सिर्फ गीला कचरा और सूखा कचरा सिर्फ इतना करें तो ये बिल्कुल काफी नहीं है। दुनिया की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो आपने सभी तरह के इनऑर्गेनिक कचरे मिक्स कर दिए और उसको ट्रीट करे, कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में आप लकड़ी भी डालो, घर का भी कचरा डालो और पूरा डालने के बाद उसको 100% फिर उसको रिसाइकल करो, नहीं है। हमको कंपलसरी हमारे यहाँ हमारे हर कचरे का वर्गीकरण घर पे ही करना होगा, या जहां सोर्स है वही करना होगा। हो सकता है कि हम 50 चीजों की लिस्ट बनाएं, कांच अलग यानी बॉटल्स अलग, प्लास्टिक अलग, रबर अलग, कपड़े अलग, जूते अलग, ये सब लिस्ट बनानी पड़ेगी। कम से कम 50 की लिस्ट चाहिए। वो दुनिया का इकलौता एक शहर है जापान में जो जीरो वेस्ट है, वह कोई भी कचरा ऐसा तैयार नहीं होता जो डंपिंग में जाता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 40 ऐसे अलग अलग चीजें उन्होंने बनाई है उनके हिसाब से जो वहां तैयार होती है, और हर चीज का वर्गीकरण होता है और वो रिसाइकल के लिए जाता है। हमको भी सेम करना पड़ेगा हर चीज को। और देखिए, हर चीज को हर दिन लेने की जरूरत नहीं ना। हर दिन कौन सा कचरा लेंगे हम? वो कचरा लेंगे जो एक्चुअल सड़ता है, खराब होता है, जिसकी बदबू आती है। लेकिन कई सारा ऐसा कचरा है जो हम हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं, 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। जैसा हमारा न्यूज़पेपर रद्दी जो हमारी होती है, अखबार जो होते हैं, अभी अखबार तो एक एक दो दो महीने संभाल के रखते हैं ना हम लोग, वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार आपने इसको अलग अलग किया, कोई भी चीज हो, कोई भी तरह का मेटल हो, कोई भी रबर हो, इनफैक्ट छोटी से पतली प्लास्टिक की अगर थैली से लेके कुछ भी प्लास्टिक हो, एक बार अगर हमने उसको अलग किया, सेग्रीगेट किया, तो दोस्तों फिर काम हो गया। क्योंकि हर चीज को रिसाइकल करने के कई सारे फैक्ट्रीज है। आप सिर्फ उनको वो चीज है ना, वो सेग्रीगेट करके उनको दे, वो रिसाइकल करते हैं। आज हर जगह पे कई सारे शहरों में ऐसे सभी ई वेस्ट से लेके, जूतों से लेके, कपड़ों से लेके हर चीज रिसाइकल होती है। आज हम इमीडिएटली उनके साथ टाइप कर सकते हैं, आगे बढ़ के आगे चल के हम खुद अपनी इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं और इससे मुनाफा, आई मीन ये प्रॉपर बिजनेस ही है। हम उनको रॉ मटेरियल देने के बाद वो भी उससे चीज बना के आगे बेचने वाले हैं। और ये जो रॉ मटेरियल से ये जो पैसा है, ये हम अपने जो ग्राहक है जो इसको कंट्रीब्यूट करें उनको दे सकते हैं। हमें बेसिकली काम करना होगा कबाड़ी वाला जैसे। कबाड़ी वाला जैसे काम करता है ना, कि आज की तारीख में वो आपसे ये अखबार लेता है, उसके पैसे देता है, ताकि वो यही अखबार किसी अखबार वाली कंपनी को, रिसाइकलिंग वाली कंपनी को ज्यादा पैसे में बेचता है। वैसे ही काम करना है। वो कांच हो, मेटल हो, रबर हो, कुछ भी हो, हमको 10 पैसे भी मिलते हैं ना, तो 10 पैसे में 5 पैसे उसको दे देंगे हम लोग। और ये सब चप्पल, ये चप्पल, जूते, कपड़े, पेपर, ग्लास, बेडशीट, हमारा फर्नीचर वगैरह, हर कोई चीज रिसाइकल हो सकती है। हम अगर उसको वैल्यू दे तो ये पूरा काम जो है ये आसान हो जाएगा, जिस तरह से कपड़े के बारे में होता है। और ये हमको करना है। और दूसरा, ये जो एक डंपिंग ग्राउंड है ना, आज की तारीख में जहर के पहाड़ बने हुए हैं। ये हवा को, पानी को, हमारी जमीन को खराब कर रहे हैं और इसको भी करेंगे। एक बार हमने ये वहां के जाने को, कचरे को रोका, फिर इस डंपिंग ग्राउंड में बना हुआ ये पूरा जहर ना, ये कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, ये रोड बनाने के लिए काम आएगा। और दोस्तों इसके बाद, इसके साथ ही और एक चीज हमें करनी है, जो इमीडिएटली करनी है। एक कैंपेन की शुरुआत करनी है और उसका नाम है मच्छर मुक्त गांव, मच्छर मुक्त शहर। अभी आपको लगेगा कि मच्छर क्या, इनफैक्ट मच्छर के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो क्या, कैसे बात करते हैं, कैसी मुहावरे हमारे मच्छरों के बारे में? अरे वो क्या मच्छर है मेरे सामने, ये क्या है मच्छर? यानी मच्छर हमें ऐसा समझते हैं कि मच्छर कोई है ही नहीं चीज, इतनी छोटी से के जो उस विषय में काम करते हैं, उनका मानना है कि मच्छर दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक ऐसे प्राणियों से या जीव में से एक है। क्योंकि वो क्या करता है कि उस खून में से कई सारे अलग अलग तरह के वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने को हमें देता है और कितनी सारी बीमारियां फैला सकता है। आपको तो सिर्फ 3 बीमारियां ज्यादा पता है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। लेकिन उसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं जो ये फैलाता है। मच्छर इतना ज्यादा उपद्रवी है। फाइलेरिया से लेके कई सारी चीजें हैं जो मच्छर के कारण होती है।
और ऐसा नहीं कि मच्छर सिर्फ हमारे देश में है, हमारे जगहों में है, मच्छर का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। पैंडेमिक समझते हैं आप? पैंडेमिक का मतलब है जब कोई बीमारी पूरे देश दुनिया में होती है। वही अभी हमने एक पैंडेमिक देखा ना, कोरोना का पैंडेमिक देखा, जो 2 साल तक पूरी दुनिया को वो ये कर रहा था, लेकिन तकलीफ दे रहा था। लेकिन ऐसा समझे कि ये जो मच्छर है, मच्छर का जो प्रॉब्लम है, ये भी एक पैंडेमिक है जो सिर्फ 2 साल से नहीं, कई साल से है। और इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी मौतें उससे होती है कि जो पिछले साल 2022 में WHO ने जो रिपोर्ट दिया सिर्फ मलेरिया के बारे में, अभी इसमें डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया नहीं है, सिर्फ मलेरिया के बारे में WHO ने बताया कि 247 मिलियन यानी 24 करोड़ 70 लाख लोगों को 84 देशों में यानी 84 देशों में ये जो लोग हैं, इतने सारे लोगों को मलेरिया हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि मलेरिया कितने सारे देशों में, और उसमें से 6,19,000 लोग उनकी मौत हो गई। भारत की बात करें तो इसी साल में भारत में 1.5 करोड़ केसेस हुए मलेरिया के, और जिसमें से 19,500 से लेकर 20,000 लोग मर गए। और ये सिर्फ मलेरिया के बारे में है, डेंगू चिकनगुनिया ये तो अलग बात है। और दोस्तों यही कारण है पूरे विश्व में विश्व मलेरिया दिन मनाया जाता है, जागतिक मलेरिया दिन, जो हमने 3 दिन पहले ही बनाया। हर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिन मनाया जाता है, और उसकी प्रॉपर एक थीम होती है, WHO पूरी दुनिया को बताती है। ये इस बार भी है इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंप्लीमेंट, कि किस तरह से इस मलेरिया को हम निर्मूलन करें, इसको निकाल दें। लेकिन दोस्तों ये भी काम ऐसा नहीं कि कोई भी संस्था, कोई भी लॉ, कोई भी सरकार इसको नहीं कर सकती, इसको भी करना होगा लोगों को ही। ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है ना कि जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, आएंगे नहीं, तब तक काम कोई भी नहीं कर सकता। भगवान भी आके आए तो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बहुत सिंपल चीज है, हमें हर हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट देने हैं, 5 मिनट से लेके 10 मिनट। हमारे आजू बाजू जितने भी ऐसे जगह है कि जहां पानी ठहरा हुआ है, उस पानी को निकाल देना है। ये मच्छर की पैदाश कैसे होती है, तो पानी का जो ऊपर का लेयर होता है ना, उस 1 मिलीमीटर लेयर में होती है। उसकी जो मादा होती है, वो मादा अंडे डालती है और उससे लार्वा यानी छोटे मच्छर तैयार होते हैं। लेकिन इस साइकिल को लगते हैं 7 दिन। ये बहुत अच्छी बात है, 7 दिन लगते हैं। 7 दिन में कभी भी आप अगर उसको डिस्टर्ब करें तो वो पैदाश ही नहीं हो सकती। यानी मच्छर आज अंडी डाली तो उसको 7 दिन कम से कम लगते हैं मच्छर तैयार होने के लिए, और बीच में अगर आप कुछ करेंगे तो नहीं होगी। और इसलिए, और इनको थोड़ा सा पानी लगता है, यानी अगर आप नारियल की छोटी सी वो छिलका भी लोगे, नारियल का छिलका, तो उसमें भी मच्छर की पैदाश होती है। तो आपको बस यही देखना है कि कहाँ ये होता है। इनफैक्ट आज के तारीख में ये पक्षियों के लिए हम लोग जो पानी रखते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जब पानी 15 दिन 20 दिन रहते हुए आप जरा देखिए, उसमें कई सारे मच्छर तैयार होते रहते हैं। तो हर हफ्ते एक बार वो पानी बदलना जरूरी है। और कई सारे ऐसे पानी होते हैं कि जहां आप बदल नहीं सकते, यानी स्टोरेज का पानी, हम पीने के लिए, घर के लिए, जरूरत के लिए पानी रखा है, उसको कैसे हम लोग निकाल देंगे एक हफ्ते में? वो है, या गटर का पानी है, गटर फैलता ही नहीं, आई मीन गटर आजकल तो पानी नहीं होता उसमें, एक जगह बैठ के वो पूरा पानी गंदा होता है और उसमें मच्छर तैयार होते हैं। इस पे क्या करना है, ये जानकारी आपको आजू बाजू के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में या किसी भी आरोग्य केंद्र में मिलेगी। मलेरिया इतना बड़ा विषय है कि हमारे हर जिले में इस मलेरिया को लेके एक पूरा स्वतंत्र विभाग है। वहां डॉक्टर्स है, वहां नर्सेस है, वहां बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वहां से लेके हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उनको सिर्फ बताओ कि हमको ये काम करना है तो आपको बताएंगे। जरूरी नहीं कि हर बार वो धुआं वाला आए और मच्छर को ये करे। हम भी अपने तरीके से अपने लेवल कर सकते हैं, गटर में क्या डालना है, किसकी वजह से मच्छर की पैदाश नहीं होगी, ये काम करना है। लेकिन दोस्तों ये बहुत जरूरी है, एक बार ये करने के बाद आप देखिए कितना बदलाव आता है। हम केवल 5 से 6 हफ्ते में हमारे एरिया को पूरी तरह से मच्छर मुक्त कर सकते हैं। और एक चीज, पानी का प्रदूषण, ये भी ऐसी चीज है कि दुनिया भर के कानून आज हर शहर में है, दुनिया भर के, लेकिन कोई काम नहीं करते। अभी हर पानी के स्रोत के यहाँ ही गांव बसे हैं, शहरें तैयार हुई, क्योंकि वो पानी है जो मिला हमें खुद का पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हमारे खेतों के लिए, तब जाके वहां बस्ती बसी ना, तब जाके वहां गांव बने, शहर बने। और उसी पानी को कौन खराब करते? हम लोग ही खराब करते, कोई बाहर वाला आके खराब करता? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम जो उस गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो वही जाके उसको खराब कर रहे हैं।
और कोई भी कायदा कानून इसको रोक नहीं सकता जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करते। जब तक लोग इकट्ठा नहीं होते ना, ये काम होगा ही नहीं। और ये हमको करना ये बहुत जरूरी है। और जब हम ये काम करेंगे ना, तब कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, ये जो है ना फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले, जो अपना बहुत केमिकल वाला गंदा पानी तालाब में छोड़ देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, कोई कुछ नहीं करता इसके। एक बार हम इकट्ठा हो गए ना, कोई इंस्टीट्यूशन का, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि ये काम करे। यहाँ तक कि बहुत सारे कुछ सोसाइटीज है जो पूरा अपना टॉयलेट का पानी डायरेक्ट वो ड्रेन डाल देते हैं नदी, तालाब में, कुएं में। गलत है ना ये चीज। हमको खड़ा होना पड़ेगा और ये काम हम करेंगे। इसके अलावा ऐसा देश जिसमें इतना सारा पानी है, कई सारे ऐसे इलाके हैं कि पानी हो जाने के बाद, बारिश होने के बाद, कुछ महीने के बाद ही पीने के पानी के प्रॉब्लम होते हैं हमारे। मेरे को समझ में नहीं आता कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं। हमें सैकड़ों साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अगर आप देखोगे तो हर किले में आप जाइए, ऐसा किला जो पहाड़ के एकदम ऊपर हो, ऐसा किला जो समुद्र के बीच में हो, हर जगह उन्होंने क्या किया है, तो पीने की पानी की व्यवस्था की है। इस किले में कितने लोग रहेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने तालाब बनाए, एक बनाए, दो बनाए, जितने जरूरत है उतने बनाए उन्होंने। यानी लोग एक एक साल तक उस किलो में रह सकते हैं। लाल किला जाके देखिए, लाल किला में सिर्फ वो बेडरूम की बातें आपने सुनी होगी कि ठंड में ये बेडरूम है, गर्मी में ये, वो टेक्नोलॉजी, लेकिन हर तरह के पानी में उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट करके रखा है। उनके पास तो कोई नैशी मशीनरी नहीं थी, कोई इतना नॉलेज नहीं था आधुनिक जो आज हमारे पास है, और फिर भी ये चीज है। हम अपने हर गांव को, हर जगह को पानी में सेल्फ सफिशिएंट करते हैं, रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बार पानी अगर अच्छा हमारे पास है तो ये बच्चों के लिए जो सैनिटेशन, टॉयलेट के लिए जो पानी चाहिए, बूढ़ों के लिए जो चाहिए, वो आराम से हमें मिल सकता है, क्योंकि भारत ऐसा देश है ना कि बहुत ज्यादा पानी कुदरत हमें देती है। इसके अलावा हमारे साथ रहने वाले ये जो पक्षी है, ये जो एनिमल्स है ना, आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो कर्नाटक महाराष्ट्र बाउंड्री में हाथी का झुंड पानी के लिए यहाँ वहां जा रहे हैं। यानी कर्नाटक से महाराष्ट्र, आई मीन क्यों जरूरत है? अगर हम अपने साथ उनका भी ख्याल रखें तो बहुत सारी चीजें हम लोग बदल सकते हैं। और अगर सबसे अच्छा पर्यावरण के लिए कुछ काम हम लोग कर सकते हैं तो वो है पेड़ लगाना। पेड़ लगाने के फायदे क्या है, इसके लिए तो मुझे लगता है कि एक अलग सेशन मुझे लेना पड़ेगा, तो अब हमें समझ गया। तो ये प्लांटेशन का भी काम जहां हो सके वहां हम पेड़ लगा सकते हैं। ये भी काम हम अपने गांव में, शहर में कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी हमारे यहाँ जंगल है, फॉरेस्ट है, बड़े बड़े पेड़ है, उनको बचाने का काम कर सकते हैं। और ये चिपका आंदोलन भी हमने दुनिया को दी हुई देन है, वो कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने गांव में, अपने शहर में जो भी प्रॉब्लम है इस पर्यावरण का, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या इश्यूज है, क्या चीजें जिसको हमें बदलनी है, और बस लोगों को आप एक साथ में लेके जाइए। ये चीजें हम ही बदल सकते हैं, बाकी कुछ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हमें ये जो हम सबको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हो रही है इस फॉसिल फ्यूल की वजह से, वो हो रही है इस जीवाश्म ईंधन की वजह से। लेकिन हमें कंपलसरी इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस चीज को रोक सकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के। तो दूसरा हमारा ये क्या है, तो दूसरा हमारा ये है कि स्वच्छ ईंधन में अपने खुद को सेल्फ सफिशिएंट करना, आत्मनिर्भर करना। और दोस्तों, बायोफ्यूल तो हर चीज की, हर जरूरत की दवा है। यानी अभी कुकिंग ईंधन से लेके विमान में जो ईंधन लगने वाला है ना, सब तरह का ईंधन हम लोग बना सकते हैं, हमारे किसान बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना स्टोरेज का, ना ट्रांसपोर्टेशन की, कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। हर चीज, अभी एक कुकिंग सिस्टम भी देखिए, वो सिलेंडर की हम लोग बात करते हैं। अभी ये चूल्हा अगर देखेंगे तो वो लाल जो बक्सा है, उस लाल बक्से में आपको वो एमकोल डालना है। अपने आप जैसे जरूरत है उतना वो एमकोल लेगा और वो इस्तेमाल होगा। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज में आज जो फर्नेस ऑयल, एलडीओ, डीजल, ये जो इस्तेमाल होता है, इसको बहुत आसानी से हम बायोमास के ऊपर, आई मीन बायोकोल के ऊपर, एमकोल के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसका जो विज्ञान साइंस है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे आईटीआई, हमारे जो इंजीनियर बच्चे, वो ये काम कर सकते हैं। अभी कमर्शियल में भी देखिए कि अच्छे अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल से लेके रिसोर्ट में, अगर आपको अच्छे दिखने वाले उपकरण चाहिए जो एमकोल के ऊपर काम करेंगे, तो ये उपकरण है, ये हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी हर कोई गाड़ी आज जो पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, जो फोसाइल सीएनजी पे चलती है, हर गाड़ी को हम अपने एमसीएनजी पे चला सकते हैं, हमारे मिथेन पे चला सकते हैं।
यहां तक कि आप देख सकते हैं कि ये जो टू व्हीलर है, ये टू व्हीलर को उन्होंने किट लगाया ऊपर से, कंपनी बिल्ट भी सीएनजी उन्होंने किट लगाए थे, लेकिन हम लोग भी लगा सकते हैं। हर गाड़ी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी इस बायोफ्यूल के ऊपर। और ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि जहां कुछ नहीं चलता वो नई गाड़ी लेनी पड़ती है, कोई सी जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजली, अभी हम सभी जानते हैं कि भारत में जितनी भी बिजली बनती है 70% तक जो बिजली है वो हम अपने कोयले से बनाते हैं। अब ये कोयले को 100% रिप्लेस तो कर ही सकते हैं हम लोग एमकोल के साथ, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए। हमको पता है कि अगर हमें छोटी सी जगह के लिए अगर बिजली चाहिए तो हम क्या करते हैं, डीजी सेट का उपयोग करते हैं, डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करते हैं। उतना छोटा सा सेट भी हो सकता है एमकोल का। ये जो भी चित्र मैंने आपको अभी दिखाया है ग्रीन में, जो प्रॉपरली डीजल जनरेटर जैसे दिखता है, वो हमारे एमकोल पे चलने वाला जनरेटर है। उससे उतना ही नहीं, वो बाजू में अगर आप देखते हो कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी आप देखिए, वो जो 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर में आप एमकोल डाल रहे हो, दूसरे सिलेंडर में उसमें उससी वाप तैयार होके वो जो आगे का इंजन है, वो इंजन उसको वो चला रहा है और बिजली का निर्माण या पावर का निर्माण कर रहा है। इतने सिंपल जनरेटर हमारे एमकोल के साथ, यानी अगर किसी स्कूल को बिजली चाहिए, किसी हमारे इंस्टीट्यूट को चाहिए, किसी गांव के लिए चाहिए, ऐसी सभी जगह के लिए हम लोग खुद अपनी बिजली तैयार कर सकते हैं। तीसरा ही जिसकी जिम्मेदारी आपकी, मेरी, हमारी सबकी है, और वो है 100% एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, हमें अपने गांव में, अपने शहरों में रहने वाले सभी ऐसे लोग कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है या आमदनी की जरूरत है, इन सभी को आमदनी, रोजगार देना ये हमारा काम है। इसके लिए ये एमसीएल का जन्म हुआ है। इसलिए पहले तो आप अपने गांव में, अपने शहर में कितने ऐसे लोग हैं, उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बनाइए, उसका पूरा एक सूची बनाइए। और ऑफ कोर्स फीस भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो एमपीओ के एक बार सभासद हो गए इसका मतलब वो होगा। और ये होने के बाद फिर देखिए कि ये लोग क्या काम कर सकते हैं। और हमारे लिए स्त्री और पुरुष समान है, यानी सिर्फ पुरुष घर में सिर्फ एक आदमी तो एक, ऐसा नहीं। जितने पुरुष है, जितने स्त्री है जो काम करना चाहते हैं और उनको फिर देना हमारा काम है, तो उनकी एक सूची तैयार कीजिए। और कौन सा काम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, तो हमारा एक फोकस है कि हमें चीजों का, ऐसी चीजों का तैयार करना है जो इको फ्रेंडली हो, पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस कर रहे हो और हमारे उपभोक्ता को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें घर में बनाई जा सकती है। अगर अभी आप देख रहे हो ये पाउडर क्या है, तो ये पाउडर डिश वॉशिंग पाउडर है, यानी बर्तन धोने की पाउडर है। ऐसे बर्तन धोने की पाउडर, टिकिया, साबुन से लेके, शैम्पू से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके कितने चीज बनाई जा सकती है। तो आप देखिए कि आपके लोग क्या बना सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो हम लोग बेच सकते हैं, क्योंकि हमें बेचना है, वो कर सकते हैं। और लेकिन उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐसी है कि कई सारे ऐसे बच्चे, लड़के लड़कियां, इनफैक्ट बूढ़े भी हो सकते हैं कि जिनको बहुत रुचि होती है रिसर्च और डेवलपमेंट में। दोस्तों, हमारे देश की जो ब्रेन है वो दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे डेवलप्ड ब्रेन है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्योंकि अगर आप जाओगे पूरी दुनिया में तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, नासा से लेकर कोई कहीं भी आप किसी भी देश में चले जाओ, भारतीय बहुत ज्यादा दिखेंगे आप, क्योंकि भारतीय का ब्रेन एक्चुअली उतना अच्छा है। ये बाहर जाके ये लोग सीईओ वगैरह बनते हैं, बाकी पूरी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो बाहरी या बड़े बड़े शहरों में ऐसे, हमारे गांव में भी ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। हमारे गांव में भी ऐसा टैलेंट है, लेकिन उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो करते ना तैयार। ये एमकोल पे चलने वाले इतने सारे उपकरण वो तैयार करेंगे। और कुछ रिसर्च है जो हमें खेती में चाहिए, खेती में कई सारी चीजों की जरूरत है, ये लोग तैयार करेंगे ना बच्चे। हमारे आईटीआई सेंटर्स है हर तहसील में, आपके तहसील में नहीं होगा तो बाजू के तहसील में होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बताओ उन बच्चों को, जाओ सेमिनार दो उनको, बताओ कि क्या, और ये सभी लोग आके बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और ऐसे लड़के या ऐसे लोग कि जिनके पास कोई करने वाला, उनको पता नहीं क्या करना, तो इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। अभी बाम्बू के, जूट के कई सारे उत्पादन हमें तैयार करना है, हम उनको बता सकते हैं कि आप ये तैयार कीजिए, हम इसको बेचेंगे। चौथा ही, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। अभी एम्पावरमेंट या सक्षमीकरण, सबलीकरण ऑफ मासेस यानी लोगों का, यानी कौन है वो लोग, तो दोस्तों हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं ना कि जो खुद ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई उद्योग कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं है जो चाहिए।
हो सकता है उनको सपोर्ट नहीं मार्केटिंग का, कि जो भी वो तैयार करे उसको बेचने का उनको सपोर्ट चाहिए, या उनको रॉ मटेरियल नहीं है कि जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो रॉ मटेरियल नहीं है, या पैसे लग सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज अगर हमको उनके लिए सपोर्ट सिस्टम भी तैयार करे तो भी कितने सारे लोगों की एक अच्छी आमदनी हम लोग तैयार कर सकते हैं। और ऐसे लोगों में नंबर 1 पे अगर कोई है तो हमारा किसान। हमारा किसान भी एक उद्योजक ही है ना। हर दिन रात बेचारा मेहनत करता है, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जाता है दिन भर काम करता है, अपना बिजनेस ही डेवलप करता है ना, माल तैयार करना और बेचने की कोशिश करता है, उसको भी सपोर्ट देना, ये तो हमारा केंद्र बिंदु है। हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं कि इसके ही भरोसे सबसे ज्यादा काम इसके लिए हमें करना है। लेकिन इसी के साथ कई सारे महिला बचत गट भी है। हम हमेशा कहते हैं कि महिला बचत गट तो सिर्फ पेपर पे होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि महिला बचत गट तो सिर्फ पेपर पे होते हैं, महिला बचत गट को ज्यादा कुछ बिजनेस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे महिला बचत गट जो है वो महिला बचत गट इसलिए इसलिए बनते हैं कि उनके पास प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग होती है और उस पर काम भी करते हैं। तो ऐसे महिला बचत गट को हम कर सकते हैं ना, उनको उनका प्रोत्साहन, उनको जो कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो हम दे सकते हैं। और एक चीज जिसके बारे में शायद आपको ज्यादा पता नहीं है, वो है सहकार। जब भी कोऑपरेटिव की बात करते हैं, सहकार की बात करते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ अमूल आता है, दूध उत्पादन आता है, हमारे सामने सिर्फ आता है कि शक्कर का उत्पादन, शुगर इंडस्ट्रीज। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत में 60 और 70वें दशक में बहुत सारी चीजों में सहकार सहकार के द्वारा चीजों का निर्माण हुआ, इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। यहां तक कि हमारे शहरों में कितनी सारी बैंक है जो सहकारी तत्वों पे चलती है, आपको पता है। लेकिन यही नहीं, कई सारी सूद गिरनी से लेके कई सारी गिरनियां हैं, चीजें जो आज भी है, जो सहकारी तत्वों पर बनी है, लेकिन अभी सहकारी तत्व जाके ये कॉर्पोरेट तत्व आया है, इसलिए उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो चाहिए। लेकिन इनको अगर हम लोग ले, इनको अगर हमें सब अच्छी तरह से सपोर्ट दे, तो भी बहुत बड़े लेवल पे एक रोजगार का निर्माण हो सकता है, और वो हम करेंगे। पांचवाई पांचवाई क्या, कि हर एक फैमिली को, हर एक परिवार को उनका आर्थिक विकास करना। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश में जो कुछ इनकम का निर्माण हो रहा है वो बहुत ही विषम है। जितना भी बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस है नहीं, जो भी इनकम तैयार होता है देश में हमारे, इतनी विषमता है कि 1% आदमी में 1% जो लोग हैं ऊपर के, उनके पास 1/3 1/3 इतना इनकम उनके पास जाता है। और वो आधे जो लोग हैं नीचे वाले, उनके पास 5.9 यानी 6% से कम इतना इनकम जाता है। और ये विषमता अगर आप देखोगे इसके आंकड़े, तो हर साल ये विषमता बढ़ती जा रही है। और अभी हमको इसके ऊपर काम करना है। हर परिवार को एक एक रिस्पेक्टेबल इनकम चाहिए, घर के लिए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के लिए चाहिए, अच्छा घर चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, वैद्य की सुविधा के लिए चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, खेलकूद, रिक्रिएशन, ऐसी चीजें होनी चाहिए बच्चों के लिए, तभी जाके उनकी पूरी तरह से डेवलपमेंट होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी। उसके लिए पैसे चाहिए। हमारे यहाँ जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए रिक्रिएशन के लिए चीज चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो हमें जो इनकम का निर्माण करना इन सभी लोगों के लिए करना है, और ये है हमारा पांचवा। दोस्तों, कई सारे ऐसे परिवार है हमारे देश में कि जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दिवाली है, ईद है या कोई त्योहार है, क्योंकि वो मना ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी कंडीशन में आज वो लोग रहते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इन सबको ऐसे इनकम देना कि वो भी खुशियां मना सके ना, वो भी हकदार है इन सब चीजों के। तो इसके लिए काम करना ही हमारा पांचवा ही है। और ये सब कुछ, यानी अगर हमें वो बिजनेस का निर्माण करना है जिस बिजनेस का पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया, उस आंदोलन का निर्माण करना जो हमें करना है, और ये 5 ही यानी पर्यावरण से लेके 100% एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अगर हमें तैयार करना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, हमें फोकस करना है, और जिसके वजह से सब कुछ काम होने वाला है, और उसका नाम है सैटरडे सेशन। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये वही है। एक चीज अगर आपको करनी है तो बस यही करनी है, इसके ऊपर ही पूरा फोकस करना है, और इससे इसके वजह से ही सब कुछ होगा। वो बिजनेस का भी निर्माण होगा, वो आंदोलन का भी निर्माण होगा, 100% एनवायरमेंट कंजर्वेशन भी होगा, और 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इसकी वजह से होगा। आपको सिर्फ तय करना है एक दिन, हम लोग कहते हैं उसको सैटरडे सेशन, लेकिन सैटरडे सेशन सैटरडे की नहीं, रविवार हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी ऐसा दिन जो आपके गांव के लिए, आपके शहर, उस इलाके के लिए अच्छा दिन है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सकते हैं, ऐसा दिन, वो सुबह का वक्त हो सकता है, शाम का वक्त हो सकता है, कोई भी ऐसी वक्त, कोई भी ऐसा दिन, टाइम आप फाइनल करो, जगह फाइनल करो। स्कूल एक अच्छी जगह है कि जो स्कूल के बाद हम लोग मिल सकते हैं, सुबह मिल सकते हैं, छुट्टी के दिन वहां कर सकते हैं, पैसे नहीं लगते उसको ज्यादा, या कोई समाज मंदिर हो सकता है जिसमें लोग इकट्ठा आ सकते हैं। और एक वो जगह और वो टाइम, और हर हफ्ते वो करो। इनफैक्ट आपको इसके लिए रेगुलर प्रमोशन भी करना पड़ेगा कि हर हफ्ते गांव के लिए, लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए और इस दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए हम हर हफ्ते एक काम करके लोगों को पता तो चलने दीजिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा सैटरडे सेशन होता है, ऐसा कोई तो आदमी है जो इसके बारे में सोचता है और इसके लिए काम करने का आह्वान करता है, और इसके लिए सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको इसकी प्रमोशन कीजिए। सैटरडे सेशन ऐसा हो रहा है, इस वक्त ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे, पानी का हो सकता है, कुछ हेल्थ का हो सकता है, काम करिए सर। और आप प्लानिंग कीजिए इसकी कि हमारा अगर ये ग्राम पंचायत है, हमारी अगर हमारा ये म्युनिसिपल वार्ड है, तो इस ग्राम पंचायत में या हमारे इलाके में कितने नुक्कड़ है, कितने चौक है, कौन सी ऐसी जगह है कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, मंडी हो सकती है, स्कूल हो सकता है। यहाँ एक बोर्ड, सिंपल सा बोर्ड रखिए, बहुत बड़े बैनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सिंपल सा बोर्ड हो सकता है, उसमें आप चौक से लिखे कि इस वक्त का जो सैटरडे सेशन है उसका विषय है ये, लोगों को पता तो चलने दीजिए। और आप जब इतनी प्लानिंग करोगे तो आपको ये चीज अच्छी तरह से और बहुत बेटर वे में आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। और दोस्तों मिलके अभी इस आंदोलन का निर्माण करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है किसानों के लिए खड़े होने के, उन काम करने के। कुछ भी अगर हम इनको पैसा कमा के देंगे, कुछ भी सपोर्ट सिस्टम करेंगे ना, बहुत फायदा होगा। और हम लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई कोई भगवान आएगा और कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया बचाने का, पर्यावरण को संभालने का भी काम हमको ही करना है, और ये हमको एक दूसरे को बताना पड़ेगा, और तब जाके ये आंदोलन होगा। और कैसे आंदोलन की शुरुआत होती है, आप मुझे बताइए। आंदोलन की शुरुआत एक आदमी से ही होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 15 साल की बच्ची जो स्कूल में जाती है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार किया? कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, मुझे बताइए। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। प्रॉब्लम इतना बड़ा ना, ये जिस संकट की हम बात कर रहे हैं ना, जिस संकट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा संकट आज की तारीख में है। इसलिए उस एक बच्ची ने दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार किया, जो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, और वो भी 1 साल के भीतर। एक ही व्यक्ति ने तैयार किया दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन बीच, यानी समुद्र के किनारों को साफ करने का आंदोलन, जो पूरी दुनिया का आंदोलन बन गया। ये जो आदमी है, इसका नाम है अफरोज शाह। मुंबई में हमारे यहाँ जुहू बीच पे वो रहता है। वो कचरा देख के हर हफ्ते, रविवार को उसको टाइम मिलता था, तो हर हफ्ते वो वहां जाता और अपने हाथ से कचरा साफ करता। और उसके साथ उसके बाजू वाले अंकल भी होते थे। हर हफ्ते, यानी लगभग 8 हफ्ते वो खुद अकेला जाता था, क्योंकि बाकी के दिन तो काम करता था, हफ्ते में एक ही बार उसको टाइम मिलता था, और वो जाके अपना काम करता था। काम करते करते अकेला करता था, कोई नहीं था उसके बाजू में साथ। 8वें हफ्ते, 8वें रविवार उसको 2 लोग आके उसके साथ शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने उसको बोला कि हम देखते हैं कि आप हर संडे आते हो और ये अच्छा काम करते हो, तो हम भी आपके साथ काम करेंगे। और उसके बाद तो ऐसी चीज हुई, खुद अमिताभ बच्चन से लेके सभी मंत्री संत्री से लेके बाहर के लोग वो आए वो कचरा साफ करने के लिए, और इतना बड़ा आंदोलन दुनिया का बन गया। ऐसी ही शुरुआत होगी, आपके साथ भी ऐसी ही शुरुआत होगी, आपको भी ऐसी शुरुआत करनी है। और दोस्तों, ये ग्रेटा थनबर्ग ने जो किया पर्यावरण के लिए, दुनिया बचाने के लिए, वो तो जागरूकता निर्माण करने के लिए उसने आंदोलन किया। और सोचिए आप लोग, हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि एक्चुअली कैसे हम इस दुनिया को बचाएंगे। एक्चुअली हम 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करेंगे, जिसकी बातें जागरूकता के लिए लोग करते हैं। लेकिन क्या करेंगे, लोगों को क्या काम करने के लिए देंगे? जब एक्चुअली आप काम करोगे, लोग आपको किसी फरिश्ते से, किसी भगवान से